बादलों में जादुई 3 साड़ी का घर। मधुबाला के पिता सोमनाथ एक दर्जी थे। वो सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। मधुबाला की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम जिया था। बहुत ही खुशहाल परिवार था मधुबाला का। एक बार की बात है, शादी का सीजन था। मधुबाला की माँ, शादी का सीजन है तो अभी कुछ दिन रात में मैं अपने दुकान पर ही सोऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम है तो रात में भी काम करना पड़ेगा। आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं जी। पूरी पूरी रात जाकर लोगों के कपड़े सिलते हैं। आखिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मधुबाला की माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आखिर अभी से दोनों बेटियों के शादी के लिए पैसे भी तो इकट्ठे करने होंगे, तभी तो हमारा कल अच्छा होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मधुबाला के पिता दुकान पर चले जाते हैं। वो देर रात तक कपड़े सिलते हैं और थोड़ी देर के लिए वही दुकान पर ही सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन सोमनाथ रोज की तरह ही खाना खाकर घर से दुकान के लिए निकला, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो अब कभी लौटकर घर नहीं आएगा। वो रात काली और तूफानी थी। सोमनाथ अपनी दुकान में कपड़े सिल रहा था, लेकिन बाहर बार बार बिजली के कड़कने की आवाजें उसे बेचैन कर रही थी। वो देर रात तक काम करता रहा और फिर सुबह होते होते उसकी आंखें लग गई और वो वहीं सो गया। तभी हवा के तेज झोंके से दुकान में जल रहा मंदिर का दिया उसके कपड़ों पर गिर गया और धीरे धीरे करके उसकी पूरी दुकान आग के आगोश में आ गई। सोमनाथ बहुत थका हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसके दुकान में क्या हो रहा है। जब आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ी तो गर्माहट से उसकी आंखें खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वो आग से पूरी तरह झुलस चुका था और अंत में उसने अपनी सांसें तोड़ दी। दिन में जब ये खबर मधुबाला के घर वालों को लगी तो मानो उनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी यूँ हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वे हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। माँ देखो ना काका, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। माँ, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मधुबाला की माँ ने जैसे ही ये सुना वो वहीं बेहोश हो गई। माँ उठो माँ, पापा सदा हमारे साथ हैं। वो हमारे दिल में है। वो हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन उसकी माँ को होश नहीं आता है। मधुबाला गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहती है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने उन्हें दवाई दे दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें तुम ले आना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इन्हें अब दोबारा से किसी बात का टेंशन ना हो। जितना हो सके अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करना। माँ की कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, तुमने हम गरीबों के साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? अब मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी? एक ही तो सहारा था, तुमने उसे ही छीन लिया। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने पिताजी से सिलाई का काम अच्छे से सीख लिया था। अब से मैं बुटीक पर जाकर कपड़े सिलने का काम करूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको और अपनी छोटी बहन को कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। पर तू अकेली ये सब कैसे करेगी बेटी? हमारी दुकान तो पूरे तरीके से जल चुकी है। ना तो उसमें एक भी कपड़े बचे हैं, ना ही कोई सिलाई मशीन बची है। अब तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, कुछ दिनों के लिए हम इस घर को गिरवी रख देते हैं। जैसे ही हमारा काम चलेगा, सबसे पहले हम उन पैसों से अपना घर छुड़ा लेंगे। माँ, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगी कि आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं आपका इलाज भी शहर के अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगी और जिया का एडमिशन भी सबसे अच्छे स्कूल में कराऊंगी। मैं पापा का हर एक सपना पूरा करूंगी। माँ, ये घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जल्द ही घर छुड़ा लोगी। ये लो बेटी, घर के कागजात। मधुबाला घर के पेपर्स लेकर सेठ के यहाँ गिरवी रखकर पैसे लेकर आ जाती है और दोबारा से अपना बुटीक स्टार्ट करती है।
मधुबाला को बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के लहंगे, फ्रॉक और ब्लाउज सिलना आता था। वहीं उसके दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बुटीक था, जो अब मधुबाला की बुटीक बंद होने के बाद से अच्छा खासा चलने लगा था। जब उसकी बुटीक की मालकिन सुशीला को ये पता चलता है कि मधुबाला ने दोबारा से अपने पापा के काम को करने की सोची है, तो वो टेंशन में आ जाती है। अगर ये मधुबाला ने यहाँ अपना काम फिर से स्टार्ट किया तो फिर मेरा धंधा फिर से बंद हो जाएगा। मुझे किसी तरह से इसको यहाँ दुकान खोलने से रोकना होगा। ये सोचकर सुशीला मधुबाला की दुकान पर जाती है और बोलती है, मधुबाला बेटा, तुम्हारा बुटीक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बेटा, यहाँ पर मेरा भी बुटीक है और मेरे बुटीक के सामने तुम्हारा ये छोटे से बुटीक में कपड़े सिलवाने कोई नहीं आएगा। बेटा देख, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, तुम अपना बुटीक कहीं और जाकर खोलो। यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। सुशीला मैडम, यहाँ पर किसका काम चलेगा और किसका नहीं चलेगा, ये डर तो आपकी बातों से मुझे साफ जाहिर हो रहा है। वैसे मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। आप जाकर अपने काम और अपने लोगों पर ध्यान दीजिए मैडम। आपको मुझसे किस बात का डर लग रहा है? अगर आपके यहाँ ज्यादा कस्टमर आते हैं और आप अच्छे कपड़े सिलती हो, तो वो लोग आपके पास ही कपड़े सिलवाने आएंगे ना। आपको इस तरह मुझसे डरने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी ये मेरे पापा की दुकान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आज मेरे दुकान का पहला दिन है और मुझे यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, आपके कस्टमर आपका इंतजार कर रहे होंगे। मधुबाला का ऐसा जवाब सुनकर सुशीला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, मधुबाला की बच्ची, आखिर तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ, पर मैं तुझे यहाँ किसी भी हाल में टिकने नहीं दूंगी। बस तू देखती जा आगे आगे होता है क्या। ऐसा बोलकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और वो मधुबाला के बुटीक पर नजर रखने लगती है। मधुबाला की सिलाई में जैसे जादू था। वो बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाती थी, जिससे हर कोई मधुबाला के सिले कपड़ों की खूब तारीफ करते हैं। और धीरे धीरे करके सभी कस्टमर अब मधुबाला से ही कपड़े सिलाने लगते हैं। एक दिन मधुबाला के दुकान पर एक सेठानी आती है। मधुबाला, मैंने तुम्हारा बहुत ही नाम सुना है। तुम वाकई बहुत अच्छा कपड़ा सिलती हो। मेरे घर में शादी का फंक्शन है और हमारे फंक्शन में सबको एक जैसा ही साड़ी पहननी है। तुम मुझे 100 एक जैसा ब्लाउज बनाकर 10 दिन के अंदर दे सकती हो। पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके पूरे 50,000 रुपए दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। मैं आपको आपके टाइम से ब्लाउज और साड़ी पूरी तरीके से तैयार करके दे दूंगी। इतना बोलकर वो सेठानी वहाँ से चली जाती है और मधुबाला अपने कामों में लग जाती है। आ गई बेटा, देख मैं तेरे लिए गर्मा गर्म राजमा चावल बनाए हैं, चल खाते हैं। वाह माँ, आपको कैसे पता आज मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा था? माँ हूँ ना, बिना कहे तुम दोनों की मन की बात जान जाती हूँ। और बता, काम कैसा चल रहा है? काम बहुत ही अच्छा चल रहा है माँ। और देखना, पेमेंट मिलते ही सबसे पहले ये घर गिरवी से छुड़वाऊंगी। और मैंने मास्टर जी से भी बात कर ली है, कल स्कूल जाकर जिया का दाखिला भी करवा दूंगी। माँ, अब से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। अब सिर्फ अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। मेरी बेटी की खुशियों की किसी को नजर ना लगे। मधुबाला दिन रात मेहनत करके पूरे 100 साड़ियाँ और ब्लाउज सिलकर तैयार कर देती है। ये बात जब सुशीला को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है। पहले इसके बाप की वजह से मेरा बुटीक नहीं चल रहा था और अब ये यहाँ आ गई। इसकी वजह से कोई भी कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आता है। आज अगर इसने उस सेठानी का ऑर्डर बनाकर दे दिया, फिर तो ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी और इसका बुटीक और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसे ये ऑर्डर तैयार करने से रोकना होगा। इधर मधुबाला अपना ऑर्डर तैयार कर लेती है। ये सारे ऑर्डर तैयार हो गए, कल मुझे इसके पेमेंट भी मिल जाएंगे, फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुशी खुशी मधुबाला दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। तभी सुशीला चुपके से उसके दुकान के अंदर बहुत सारे चूहे छोड़ देती है। इधर मधुबाला खुशी खुशी अपने घर आती है। देखिए माँ, मैं आपकी मनपसंद मिठाई लेकर आई हूँ। जिया, तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? ये लो, इसे खाओ। माँ, इसकी क्या जरूरत थी बेटा, पहले पैसे तो आ जाने देती, फिर खर्चा करती। अरे माँ, समझ लो पैसे आ गए, बस कल का दिन और
फिर हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। वहीं दूसरी तरफ सुशीला उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने जो चूहे मधुबाला की दुकान में छोड़े थे, वे सारे चूहे मिलकर मधुबाला का बनाया हुआ सारा कपड़ा पूरी रात में कुतर देता है। दूसरे दिन मधुबाला खुशी खुशी अपनी बुटीक पर जाती है। तभी सेठानी भी अपने कपड़े लेने पहुंचती है। पर जैसे ही मधुबाला सेठानी को कपड़े देती है, कपड़े देखकर सेठानी आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? मेरा इतना महंगा कपड़ा तुमने चूहे से कटवा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे सारे कपड़ों के पैसे चाहिए। पिछली बार तो गांव वालों ने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों बाप बेटी हो ही लापरवाह। बाप ने लापरवाही में दुकान जला दिया और बेटी ने कपड़े चूहों से कटवा दिए। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हारे पास कपड़े सिलाने आ गई। मुझे मेरे कपड़ों का हर्जाना दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। देखिए सेठानी जी, मुझे नहीं पता ये सब अचानक कैसे हो गया। कल तक तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं रात भर में ये इतने सारे चूहे मेरी दुकान में कैसे आ गया। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सेठानी वहाँ से चली जाती है। मधुबाला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक उसके साथ कैसे हो गया। मधुबाला जोर जोर से रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ मधुबाला को इतना दुखी देखकर सुशीला बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उससे पंगा लेने चली थी, अब इसे अपनी असली औकात याद आएगी। बड़ी आई थी बुटीक चलाने वाली, अब मैं भी देखती हूँ ये सेठानी के पैसे कहाँ से ला कर देती है। सुशीला मधुबाला की बर्बादी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और इधर मधुबाला बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो रोते हुए बस चलती जा रही थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने पहले ही घर गिरवी रख रखी हूँ। माँ की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, घर पर एक छोटी बहन भी है। मैं ठीक तरह से अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं गिरवी से घर छुड़वाऊंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। बहन से वादा किया था कि मैं उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, ऊपर से मेरे हाथ से घर भी चला गया, बुटीक भी चली गई। अब तो हम पूरे तरीके से बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। मैं सेठानी के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? हे ऊपर वाले, तू हम गरीबों के साथ इतना बुरा क्यों करता है? अभी अभी तो खुशियाँ आने वाली थी, अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मधुबाला रोते हुए चलती जा रही थी। तभी उसे वहाँ एक सीढ़ी दिखाई देती है जो बादलों की तरफ जा रही थी। मधुबाला उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने 3 साड़ी का घर है। साड़ी का घर देखकर मधुबाला हैरान हो जाती है। तभी पहले साड़ी के घर से आवाज आती है, मधुबाला मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत रुपया पैसा सब मिलेगा। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? आओ मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरी साड़ी घर से आवाज आती है, मधुबाला तुम इसकी बातों में मत आओ, मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। तुम मेरे घर में आराम से एक महारानी की तरह जिंदगी गुजार सकती हो। तुम मेरे इस जादुई साड़ी के घर की मालकिन बनकर मेरे जादुई घर में हमेशा के लिए रह सकती हो। उसके बाद तीसरी साड़ी के घर से आवाज आती है, मधुबाला मेरे घर में एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो कई दिनों से प्यासी है, मगर उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। क्या तुम मेरे घर में आकर उस अम्मा की मदद करोगी? ये सुनने के बाद मधुबाला कहती है, जादुई साड़ी के घर, मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे लिए पैसा किसी के जान से बढ़कर नहीं है। मैं तीसरे जादुई साड़ी के घर में आकर उस अम्मा की मदद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करने वालों की ईश्वर मदद करते हैं। मधुबाला तीसरे जादुई साड़ी के घर में चली जाती है। उस घर के अंदर
बहुत ही ज्यादा धन दौलत था। हर तरफ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और हीरे मोती थे। तभी उस जादुई साड़ी घर से आवाज आती है, मधुबाला, हम तीनों जादुई साड़ी का घर तुमसे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुम हमारे परीक्षा में खड़ी उतरी हो। तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुम इतनी ज्यादा परेशानी में होते हुए भी तुमने एक जरूरतमंद अम्मा की मदद करने की सोची। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। इस घर में तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर वो जादुई साड़ी का घर अपना आकार छोटा कर लेती है और फिर मधुबाला खुशी खुशी उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर मधुबाला अपनी माँ से उस जादुई साड़ी के घर के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर मधुबाला उस जादुई साड़ी के घर की मदद से सबके पैसे लौटा देती है और फिर अपना एक बहुत ही बड़ा बुटीक खोलती है। ये देखकर सुशीला सोचती है, ये मधुबाला की बच्ची इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? मैंने तो इसे बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सुशीला मधुबाला के पीछा करते हुए उसके घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि ये सब उस जादुई साड़ी के घर की वजह से हुआ है। तभी वो रात को उस जादुई साड़ी के घर को चुराने का प्लान बनाती है और जैसे ही वो अपने गुंडों के साथ उस घर को चुराने की कोशिश करती है, तभी उस जादुई साड़ी के घर से बहुत सारे सांप निकलकर सुशीला और उसके साथी को डस लेता है। इस तरह सुशीला को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और इधर मधुबाला अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।